तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं रेलवे ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहाँ से पूछे गए जितने भी जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 53 तक देख लिए थे। इसके आगे जितने भी पहला प्रैक्टिस सेट में का क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो ये आपके ग्रुप डी के लिए बेहद ही ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इससे पहले हम लोग 53 क्वेश्चन देखे हुए हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और टोटल क्वेश्चन कितना है, 120 क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग से संबंध शब्द है एटीएम। एटीएम का विस्तारित रूप क्या होगा, ठीक है। एटीएम का विस्तारित रूप क्या होगा। तो एटीएम का विस्तारित रूप इसमें पहला हो जाएगा क्या, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 कह रहा है कि निम्न में से किसका स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, ठीक है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हमको ये जौ का स्रोत मिला है, सरसों का, जौ का, तिल का, लेकिन गन्ना का स्रोत नहीं मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया, ठीक है। तो अकबर ने देखिए आगरा किला का निर्माण करवाया था, इलाहाबाद का किला का निर्माण करवाया था, लाहौर का किला बनवाया था, लेकिन उसने पुराना किला का निर्माण नहीं करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला है 58। कह रहा है कि निम्न में से किस गुरु ने पंजाबी बोलचाल की भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि बनाई थी। तो किस गुरु ने, तो देखिए ये जिसमें ये सारे जो गुरु हैं ये सिख धर्म से संबंधित है। आपको मालूम है कि सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे, ठीक है ना। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। तो उनमें से किस गुरु ने, ठीक है ना, बोलचाल की जो भाषा है उसमें गुरुमुखी लिपि अपनाई थी। तो ये कौन गुरु थे, तो इनका हो जाएगा गुरु अंगद, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 59, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे माना जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी, ठीक है ना। गुरिल्ला युद्ध पद्धति में क्या होता था, इसमें जो था सेना, कुछ ही सेना कोई, माने कि जब जाते थे पहाड़ियों के पीछे तो लड़ने के लिए, तो बाकी जो सेना था उसको पहाड़ियों के पीछे छोड़ देते थे और कुछ ही सेना उसके आगे जाता था और युद्ध करते करते बाकी लोगों को ले आकर के पीछे वो लोग मार देते थे। तो इस तरह से ये अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है कि ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया। तो ताजमहल का जो डिजाइन था उसने किसने तैयार किया, तो बताना है। इसमें से आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा, ठीक है ना। उस्ताद ईसा ने ताजमहल का डिजाइन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 नंबर कह रहा है कि वह पहला सिपाही जिसने ग्रीज वाला कारतूस उपयोग लाने में इनकार कर दिया और अपने एक सहयोगी की हत्या भी कर दिया, तो कौन था, तो वो था मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है ना। सिनेमा संबंधित ऑस्कर पुरस्कार है और ये सिनेमा संबंधित सबसे बड़ा पुरस्कार भी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि निम्न में से किसने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा जी.के. गोखले, यानी जी.के. गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यसभा को विघटित करना। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, बाकी काम कर सकता है, जैसे ये संसद के सामने बजट को रखवाना, संसद का सत्रावसान करना, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, ये काम राष्ट्रपति के जिम्मे होता है। क्वेश्चन नंबर 65 करता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये मालूम होगा आपको,
1885 में, ठीक है ना। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये मुंबई में हुई थी, जिसमें पहला जो बैठक हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है ना, ये पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीवट, ये शब्द है, पीवट शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है ना, पीवट खेल किस खेल से संबंधित है? पीवट शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूडो। ठीक है, जूडो। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा भारत पर पहला हमला किया गया। तो देखिए सुल्तान महमूद गजनवी ये कहाँ का था? ये था अफगानिस्तान का। ठीक है ना, अफगानिस्तान का था। और अफगानिस्तान में एक जगह है, माने कि जगह है, वो जगह का नाम था गजनी। ठीक है ना, गजनी वहाँ का ये रहने वाला था और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार किया? 17 बार आक्रमण किया। ठीक है ना, और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में ये मंदिरों को लूटता था, ऐसे मंदिर जिसमें बहुत सारे संपत्ति रखा हुआ था उसको लूटता था। ठीक है ना, तो इसने पहला हमला किया था 1000 ईस्वी में और 1025 ईस्वी तक ये लगातार 17 हमला किया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ट बेकरी मामले की प्रसिद्ध गवाह जहीरा शेख को हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। ठीक है ना, तो इसमें से ऑप्शन बताना है कि इसमें से ऑप्शन कौन होगा। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अभियुक्त के साथ षड्यंत्र चलने के लिए। ठीक है ना, ये उस समय करेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? ठीक है, कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 कह रहा है कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसने अक्सर किया, यानी किसने दिया था, किसके मन में आया था पाकिस्तान शब्द के लिए जो विचार आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा M.A. जिन्ना, यानी M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए पहले जो संविधान में था तो पहले 7 मौलिक अधिकार था। ठीक है, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से कौन अधिकार इसमें से नहीं है? तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अवसर की समानता का अधिकार है। ठीक है ना, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, ये हमारे मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है हड़ताल करने का अधिकार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि भारतीय संविधान प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता, यानी भारत में सिर्फ एक ही सिंगल नागरिकता मिलती है। ठीक है ना, सिंगल नागरिकता, ये दोहरा नागरिकता भारत में नहीं मिलता। दोहरा नागरिकता आपको मिल जाएगा देखने को कहाँ पे? तो इसका उदाहरण देखने को मिल जाएगा अमेरिका में, USA में। ठीक है ना, USA में इसका उदाहरण देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है ना, तो ये भारतीय संविधान की ये विशेषता सी नंबर नहीं है, अध्यक्षात्मक सरकार। ठीक है ना, भारत में अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, संघीय है, संसदीय सरकार है, संसद है, न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, है जी, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 75 देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या प्रदान करती है? ठीक है, क्या प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है ना, इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से ये 1919 की बात है ना, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। द्वैध शासन का मतलब होता है कि एक ही मान लीजिए कि प्रांत पे दो शासन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग त्रासदी का बदला लेने के लिए जनरल डायर को किसने गोली मारी? ठीक है ना, तो किसने गोली मारी थी जनरल डायर को? तो आपको मालूम हुआ कि उधम सिंह ने। ठीक है ना, जब जालियांवाला बाग घटना घटा था
तो उस समय ये उधम सिंह मैंने छोटे बच्चे थे, लेकिन बाद में इन्होंने लंदन में जा करके इसको उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 कह रहा है कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया। ठीक है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और हमारा जो जन गण मन है, इसकी रचना किसने किया, तो इसकी रचना किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहता है, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार रहेगा। तो भाई अपनी इच्छा के अनुसार तो नहीं रहेगा। 4 वर्ष की अवधि के लिए, तो 4 वर्ष के लिए भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। 5 वर्ष की अवधि के लिए, तो ये सही है, 5 वर्ष की अवधि के लिए है ना, भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पे रहता है। ठीक है, चलिए, या उससे पहले अगर मान लीजिए कि महाभियोग द्वारा उसको हटाया भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या निर्धारित की गई है। ठीक है ना, मैंने अधिकतम कितने वर्ष का उम्र का व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है, तो इसका कोई समय सीमा नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, साफ दिख रहा है कि नहीं। पंचायती राज के चुनाव में खड़े हो जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, पंचायती चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। पंचायती चुनाव में मुखिया हो गया, बीडीसी, वार्ड, ये सब जो चुनाव होता है, तो इसमें उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो है यहाँ पे 18 वर्ष का उम्र हो जाएगा तो वोट देने का अधिकार आपको मिल सकता है। 18 वर्ष की उम्र के बाद 30 वर्ष का जो उम्र होता है, ठीक है ना, तो 30 वर्ष पे विधान परिषद का चुनाव लड़ने का योग्यता है, और 25 वर्ष में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसको प्राप्त है। न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसको प्राप्त है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 कह रहा है कि राज्यपाल के पद की सामान्य अवधि, यानी राज्यपाल की जो पद है वो कितने साल के लिए मैंने राज्यपाल अपने पद पे रह सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष राष्ट्रपति के लिए भी होता है, 5 वर्ष प्रधानमंत्री के लिए भी होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनगणना में सबसे बड़े विभाजन यानी ग्रेट डिवाइड का वर्ष कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1921। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1921 में ऐसा देखा गया था उस जनगणना में कि भारत की जो जनसंख्या है तो माइनस में हो गया था, यानी माइनस में 0.31, ठीक है ना, 0.31 उस समय हो गया था जनसंख्या, इतना माइनस हो गया था जनसंख्या। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जब तक राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है, जब तक उसकी आयु, मैंने कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, कुल मिला के समझिए, तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होना चाहिए, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है, कितना, 30 वर्ष, और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का गठन किसकी नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है। ठीक है, किसकी नियुक्ति होगा तो मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो आरंभ हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से लेके 120 तक, जो कि सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक है ना, विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सैल माने पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का क्या कारण है। मैंने कहा कि एक पत्थर जो है वो पीले रंग का या लाल रंग का बदल जाता है, लाल रंग में बदल जाता है, तो इसका कारण क्या है। ठीक है ना, तो इसका कारण हो जाएगा इसका बी नंबर, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किससे प्रतिरक्षित करती है। नवजात शिशु जो बच्चा अभी है ना, जो बच्चा मैंने हाल ही का जन्म लिया है, तो नवजात शिशु माता है, तो उसको कह रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन का मतलब कि 3 जो टीका लगाया जाता है, 3 टीका, तो 3 टीका जो होता है किससे उसको मैंने प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो इसके लिए हो जाएगा, देखिए, काली खांसी, टिटनेस और
डिप्थीरिया, इसको बोलते हैं हम लोग डीपीटी भी इसको बोलते हैं, डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पार्टूसिस और टेटनस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट औसत दर क्या है। वयस्क व्यक्ति अगर है तो उसके हृदय की स्पंदन की दर क्या है प्रति मिनट, तो ये हो जाएगा 72 बार। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट से संबंधित शब्दावली है, यानी कौन सी इसमें शब्दावली इंटरनेट से, देखिए ये है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इसको बोलते हैं www, इसको बोलते हैं। ये बी नंबर क्या कह रहा है, वेबसाइट, होम पेज और नेविगेटर तथा जावा, तो ये सब जो ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा, तीनों इंटरनेट से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स फैलता है, एड्स फैलता है कैसे फैलता है, हाथ मिलाने से, श्वसन संपर्क से, कीट से कि शारीरिक संपर्क से। ये शारीरिक संबंध बनाने से होता है, एड्स फैलता है। एड्स के जो वायरस है उसका नाम है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है। तो ये शारीरिक संबंध से फैलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन DNA अणु का एक घटक नहीं है। DNA अणु का घटक नहीं है ये बताना है। तो इसमें देखिए DNA अणु में एडेनाइन होता है, साइटोसाइन भी होता है, थाइमाइन भी होता है, यूरेसिल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेसिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन तत्व आवश्यक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन तत्व आवश्यक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो होता है वायुमंडल में, तो देखिए पौधों के लिए चाहिए नाइट्रोजन। ठीक है ना, जो कि नाइट्रोजन पौधा, देखिए वायुमंडल में हमारा तो कितना परसेंट नाइट्रोजन है, 78%। तो पौधों को नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन पौधा डायरेक्ट इस नाइट्रोजन को नहीं ले पाता है। ठीक है ना, पौधा जो होता है नाइट्रोजन की यौगिक को लेता है, यानी नाइट्रेट के रूप में। तो उस नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु जो होते हैं, जो खास करके दलहनी पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं जीवाणु, या मिट्टी में भी पहले से मौजूद रहते हैं जीवाणु, तो वो इस नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर देते हैं, जिसको पौधा लेता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन तत्व आवश्यक है, तो नाइट्रोजन रहेगा तभी तो होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, 93 कह रहा है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये काम करते हैं किस पे, तो ये हो जाएगा पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के सिद्धांत पे। ठीक है ना, प्रकाश तंतु। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 94, एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वह रंग है जिसे वह अवशोषित करता है, कि अपवर्तित करता है, कि परावर्तित करता है, कि विकीर्ण करता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तित करता है। पर इसका मतलब समझिए, कह रहा है कि एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वह है जिसको, तो देखिए कोई वस्तु हमको जिस रंग की दिखती है, तो वास्तव में वो वस्तु उसी रंग को क्या करती है, परावर्तित कर देती है, यानी लौटा देती है, इसीलिए वो वस्तु हमको उसी रंग की दिखाई देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण वातावरण में मरीचिकाएं यानी मिराज दिखाई देती है, किस घटना के कारण, तो ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये मरीचिका क्या होता है, मरीचिका मतलब कि जिसे कभी कभी आप लोग रोड पे चलते होंगे, तो रोड पे देखते होंगे कि दूर से लगता है कि रोड पे पानी दिख रहा है, जबकि हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो मरीचिका जो होता है, वो उसी को हम लोग मरीचिका कहते हैं। तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से भी होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के निम्न में से कौन सी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की निम्न में से कौन सी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नीली, यानी प्रकाश संश्लेषण में नीला रंग का जो प्रकाश होता है, इसमें प्रकाशन प्रक्रिया तेज होती है। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है 97, जब एक पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगा। देखिए कोई पिंड है, उसकी गतिज ऊर्जा को दुगुनी करता है, जिसे गतिज ऊर्जा का परिभाषा क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा का परिभाषा होता है। अब इसमें जो भी है, इसके जगह पे हम 2 रख के हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, मैक शब्द का किसकी गति को मापने के लिए लिए जाता है मैक शब्द। तो मैक शब्द जो होता है, ये जहाज की गति, किसके लिए, जहाज की गति, जहाज की गति को मापने के लिए मैक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 99,
निम्न में से किसे एक हाइड्रोजन गुब्बारा सरलता से उठा सकता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गुब्बारा मैंने हाइड्रोजन गुब्बारा देखते हैं, गुब्बारा में हाइड्रोजन अगर भर देंगे तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसको आराम से उठा सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 किलो शिथिलता से पैक किए गए पंख, ठीक है ना, उसको ये हाइड्रोजन गुब्बारा आराम से उठा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है। मानव नेत्र मैंने हमारे नेत्र का कई को भाग होता है, उसमें आइरिस, रेटिना, प्यूपिल है जी, ये सब होता है, जबकि फीमर हमारा आँख का भाग नहीं है। फीमर हमारा शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होता है, सुने होंगे, ये जांघ में पाई जाती है, ठीक है ना। तो फीमर हड्डी है, ये आँख का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 किलोग्राम वजन को जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है ना। तो कार्य, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है mgh, ठीक है ना। तो इसमें m का मतलब क्या होता है, मास, यानी ये 20 है, यहाँ पे 20 रख देंगे आप। जी का मान होता है 9.8 होता है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जी का मान हम 10 मान लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा। और 1 मीटर ऊंचाई तक उठाना तो 1, तो यहाँ पे 20 गुणे 10 गुणा 1, यानी गुणा करेंगे तो कुल मिला कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो 200 जूल इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 जूल हो जाएगा, ठीक है ना, 200। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 102, ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है। ऊर्जा के संरक्षण से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। तो इसमें से ऑप्शन कट रहा है कुछ, हमको लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शायद सी नंबर, ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती है परंतु नष्ट नहीं, ये भी गलती हो जाएगा। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु नष्ट नहीं की जा सकती है, ये गलत है। ऊर्जा उत्पन्न भी की जा सकती है तथा नष्ट भी, तो ये तीनों गलती है। डी नंबर में हमको लग रहा है ऑप्शन कट रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है ना। ऊर्जा जो होती है एक रूप से दूसरे रूप में ये ट्रांसफर होती है, तो इसका आंसर डी नंबर में होना चाहिए था, वो कट गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 किलोग्राम वजन को, ये तो क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। और ये हाँ देखिए इसमें आ गया है, इसमें आ गया है डी नंबर, इसका आंसर होगा ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है ना, ये ऊर्जा का सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे गए, यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच है ना रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। दो समतल अगर शीशा रखेंगे दर्पण और दोनों के बीच में अगर कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है ना, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत बनता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि केपलर का नियम संबंधित है। केपलर का नियम किससे संबंधित है, ठीक है, केपलर का नियम किससे संबंधित है, तो इसका जो नियम संबंधित है ग्रहों के गति से। केपलर एक खगोलविद थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होता है, तो इसमें हीमोफीलिया भी होता है और एक रोग आता है हीमोफीलिया में। जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, रक्त अगर कहीं शरीर में कट जाता है तो रक्त का नियम है कि 3 से 5 मिनट के अंदर में जम जाना चाहिए, जबकि नहीं जमता है तो ये रोग हीमोफीलिया का लक्षण हो सकता है, हीमोफीलिया में ये होता है। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना, ये भी उत्परिवर्ती जीन के माध्यम से कारण है। और थैलेसीमिया, तो ये तीनों है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस फसल का खाने योग्य भाग एक फल है। तो फल जो है खाने योग्य भाग, तो ये मूंगफली का, देखिए मूंगफली का हम लोग बीज ही खाते हैं, गेहूं का भी बीज खाते हैं, मटर का भी बीज खाते हैं, और ये जो है नारियल एक फल में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणु भार एक समान है। अणु संख्या और अणु भार दोनों एक समान है, तो ये हाइड्रोजन का है, ठीक है ना, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 108, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है। मैंने पानी में कौन से लवण के घुलने के चलते पानी खारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन परजीवी नहीं है। परजीवी का मतलब होता है कि जो किसी दूसरे के शरीर में स्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपने भोजन का निर्माण करता है, ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं। तो इसमें देखिए मच्छर हो जाएगा,
जू भी होता है, और इसमें हमारा मक्खी नहीं, मक्खी परजीवी में नहीं आती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है, माने किस पौधा से। तो पौधा होता है सिनकोना, सिनकोना के छाल से मलेरिया की दवा बनती है, ठीक है ना। खोज इसका रोनाल्ड राउस ने किया था। चलिए पौधे में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है किसके द्वारा, रेशों के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम द्वारा की लकड़ी द्वारा। तो ये जाइलम के द्वारा, ठीक है ना। जाइलम के द्वारा ही कार्बनिक पदार्थ का परिवहन होता है, ठीक है ना। जल तथा कार्बनिक पदार्थ, खनिज, लवण, ये सब का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है पौधों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है, नियत माने फिक्स रहती है, तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, चमड़े के जूतों पर वर्षा ऋतु में कई बार हरे रंग का रोएदार पदार्थ जम जाता है, यदि जूते की देखभाल न हो, है ना, तो यह किसकी वृद्धि के कारण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीला हरा शैवाल, ठीक है ना। पौधे के मौसम में ये लग जाते हैं, ये बारिश के मौसम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देख लिए हैं, 13 भी देख लिए हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है। वायरस से नहीं होता है इसका मतलब क्या हुआ कि वायरस को छोड़कर होता है। इसमें से 3 गो रोग ऐसा है जो वायरस से होता है, ठीक है ना। देखिए पीलिया रोग वायरस से होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस से होता है, गलसोत ये भी वायरस से होता है, ठीक है ना, इसी को गलसुआ कहते हैं। और टाइफाइड ये बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है, बैक्टीरिया से, ठीक है ना। टाइफाइड इसको आंत्र ज्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आंत्र ज्वर। क्वेश्चन नंबर 115, 115 क्या है, बर्फ जल पर तैरती है क्यों, क्यों तैरती है भाई। क्या बर्फ जल से हल्की होती है, कि यह ठोस होती है, कि यह जल से भारी होती है, कि जल में कुछ विशिष्ट खनिज होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह जल से हल्की होती है, जल से क्या होती है, हल्की। अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है गाय के दूध में ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी बीमारी या बीमारियां अनुवांशिक है। इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो अनुवांशिक है। तो इसमें से ये पहला जो ए ऑप्शन है ये है अल्केप्टोनुरिया। अल्केप्टोनुरिया ये बीमारी है, ठीक है ना। ये अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे माता पिता का जो अगर बीमारी है तो बच्चों में चला जाता है, फिर बच्चों से उसके अगले पीढ़ी में, इस तरह से जाते रहता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अनुवांशिक रोग। क्वेश्चन नंबर 118, H5N1 नामक वायरस पैदा करता है, क्या पैदा करेगा ये, यानी ये वायरस का नाम है H5N1, ठीक है ना। H5N1 ये वायरस है, ये कौन सी बीमारी पैदा करेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, बर्ड माने पक्षियों को जो फ्लू होता है तो वो H5N1 के वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 और हमको लग रहा है कि 19 का कटा नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है, अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए जीन शब्द किसने दिया, यानी जीन शब्द किसने दिया था। ऑप्शन इसका देखिए नीचे है, थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, अब साफ दिखेगा। चलिए तो जीन शब्द किसने दिया था ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू जोहानसन ने, ये इन्होंने जीन शब्द दिया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। अम्नियोसिंटेसिस है ना, ये क्या है, ये तकनीक है, किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण के लिंग परीक्षण से। ये एक क्या है, तकनीक है, ठीक है ना, अम्नियोसिंटेसिस। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो जितना भी हम डालें तो समय से मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को ज़रूर से क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।